हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गुल्ली डंडा कहानी के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुल्ली डंडा कहानी का पहला महत्वपूर्ण अंश है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन किसी के साथ निस्वार्थ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत लेकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंश गुल्ली डंडा नामक कहानी से लिया गया है, जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। इसमें कथानायक और गया, जो क्रमशः थानेदार का लड़का और चमार है, दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ गुल्ली डंडा खेलते हैं। इसी संदर्भ में एक बार गया कथानक को दाव दिए बिना घर जाने से रोक देता है। बिना दाव दिए घर जाने के लक्ष्य से कथानक उसे अमरूद खिला देता है। इसी संदर्भ में घटना का स्मरण करते हुए वह कहता है कि अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। अच्छे खेल का अच्छा महत्व न्याय पर ही निर्भर करता है। कथानक का बाल सखा गया खेल के दौरान अपना दाव लेने की जिद करता है, किंतु नायक बिना दाव चुकाए अपने घर पर चला जाना चाहता है, किंतु गया उसे जाने नहीं देता। उस पर नायक कहता है कि मैंने तुम्हें जो कल अमरूद खिलाया वह लौटा दो तो मैं तुम्हारा खेल का दाव चुका दूंगा। इस तरह नायक सोचता है कि न्याय उसके पक्ष में है, क्योंकि गया उस समय अमरूद वापस नहीं कर सकता था। इसी बात के चिंतन में नायक कहता है कि स्वार्थ के कारण ही अमरूद खिलाया गया था, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के इस संसार में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। यहाँ तक कि जो भिक्षा भिखारी को दी जाती है, उनमें भी कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य निहित होता है। पुण्य का स्वार्थ, नाम कमाने का स्वार्थ, सम्मान पाने का स्वार्थ उस भिक्षा के बदले में होता ही है। इसलिए कथानायक कहता है कि मैंने गया को अमरूद इसलिए खिलाया था कि वह मुझे खेल में अधिक परेशान ना करे। मैंने अमरूद के रूप में गया को रिश्वत दी थी। शिष्टाचार तो यह कहता है कि रिश्वत देने वाले की हर बात माननी चाहिए। कथानायक का कहना है कि आजकल तो रिश्वत लेने पर लोग खून भी पी जाते हैं। कथानायक का यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या गया अमरूद रूपी रिश्वत लेकर भी खेल में मेरे साथ कठोरता का व्यवहार करेगा? इस आशंका से वह अच्छी किस्म का महंगा अमरूद मैंने उसे खिलाया था, जो गया के बाप को भी कभी नसीब नहीं हो सकता। यह कथानायक के साथ अन्याय है कि अमरूद खाने के बाद भी गया उसके साथ कठोरता का व्यवहार करता हुआ बिना दाव दिए उसे घर जाने से रोक रहा है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है कि इसमें भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया गया है। दूसरा, यद्यपि कथानायक के बचपन की रोचक घटना है, तथापि वर्तमान काल में
प्रचलित स्वार्थ भावना का चित्रण है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अंश पर, जो है मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागता गया। वह मुझे जाने न देता था। मैंने उसे गाली दी। उसने मुझसे कड़ी गाली ही नहीं दी, बल्कि चाटा भी मारा। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर आ पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जाति के लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंश प्रेमचंद द्वारा रचित गुल्ली डंडा कहानी से लिया गया है, जिसमें लेखक ने स्पष्ट किया है कि बचपन में गया कथानायक का ऐसा साथी होता है जो खेल में बहुत चालाक और होशियार है। वह सत्य के आधार पर न्यायप्रिय होता है, किंतु कथानक रिश्वत देकर न्याय प्राप्त करना चाहता है। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर। कथानायक और गया दोनों बचपन के मित्र हैं और दोनों एक साथ गुल्ली डंडा का खेल खेलते हैं। दोनों ही इस खेल के शौकीन हैं, किंतु गया इस खेल में ना केवल शौकीन है अपितु निपुण भी है। एक दिन गया अपने मित्र को इस खेल में इतना पिदाता है कि वह परेशान हो जाता है और हार कर बिना दाव दिए हुए ही घर चला जाना चाहता है, किंतु गया उसे बिना दाव दिए घर पर नहीं जाने देता। कथानायक ने एक दिन पहले गया को अच्छी किस्म का कीमती अमरूद खिला दिया था और गया उसे मित्र द्वारा दिया जाने वाला प्रेम का तोहफा समझकर खा लेता है, किंतु नायक के मन में उस अमरूद के साथ अपना स्वार्थ निहित रहता है कि इस अमरूद के बदले में गया उसे खेल में अधिक परेशान नहीं करेगा। किंतु जब आज गया के नायक को खेल में हरा दिया और उससे लगातार दाव पर दाव लेना चाहता है, तो नायक परेशान होकर बिना दाव के घर जाना चाहता है। इस पर नायक सोचता है कि मुझे गया से अपने द्वारा खिलाया जाने वाला अमरूद वापस लेने का पूरा अधिकार है। मेरा पक्ष न्याय से युक्त था, इसलिए मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। गया अपनी जिद करता रहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उससे हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था। मैंने क्रोध में आकर उसे गाली दी। उसने भी मुझे गाली दी। जब कहा सुनी अधिक होने लगी तो उसने मेरे गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। जब उसे दांतों से काट लिया तो उसने डंडे से मेरी पीठ पर प्रहार किया और मैं रोने लगा। वह मुझे रोते हुए देखकर भाग गया तो मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और आराम से घर आ गया। डंडे की चोट को भूल गया। कथानायक कस्बे के थानेदार का लड़का है और गया एक निम्न जाति का चमार। कथानायक कहता है कि मुझे निम्न जाति के चमार से मार खाने पर अपमान अनुभव हुआ, किंतु उसे मैंने घर पर पहुंचने की वजह से सहन कर लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है, इस कहानी में कथानायक की बालवय की मनोभावों का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है और तीसरा, भाषा सरल, रोचक और प्रभावशाली है। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे अंश पर। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवाय वहाँ और कुछ परिचित ना था। जहाँ खंडर था
वहाँ अब एक सुंदर बगीचा है। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ध्यान होता तो मैं इसे पहचान भी नहीं सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाँह खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। अब हम इस अंश के प्रसंग को देखते हैं। यह अंश गुल्ली डंडा नामक कहानी से लिया गया है, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इस अंश में लेखक ने नायक के बचपन की यादों को चित्रों के एल्बम की तरह प्रस्तुत किया है और बताया है कि कथा नायक कस्बे के थानेदार का लड़का है, जहां बचपन में वह उसके एक मित्र गया के साथ गुल्ली डंडा खेला करता था। जब थानेदार साहब का स्थानांतरण उस कस्बे से दूर अच्छे शहर में हो जाता है तो कथानायक को मजबूरीवश वह कस्बा और अपने अजीज मित्र छोड़कर पिताजी के साथ शहर आना पड़ता है। वहाँ उसे गया की याद सताने लगती है और वह परेशान होने लगता है। अब आते हैं इस अंश की व्याख्या पर। जब कथानायक के पिताजी का स्थानांतरण हो जाता है, वह दूसरे आधुनिक शहर में आ जाता है, तो उसे वहाँ पर सब कुछ बदला हुआ मिलता है। यह बदलाव न केवल स्थान और वातावरण का है, अपितु उसकी बाल भावना का कष्टदायक बदलाव होता है। अजनबी शहर की अजनबी भीड़ में कथानायक की कोमल आंखें अपने मित्र के परिचित नाम के सिवाय किसी को नहीं पहचानती है और उसी को ढूंढती रहती है। वहाँ की भूमि भी बदल चुकी थी। जहाँ पर वह गया के साथ खेला करता था, वह खंडर अब एक बगीचा बन गया है। नायक को यदि गया का नाम याद नहीं होता तो वह सब कुछ ही नया और अपरिचित होता। कथानायक को अपने पुराने मित्र गया की याद बहुत सताने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कथानक की बाहें बचपन को संचित और मधुर स्मृतियों को समेट लेना चाहती है और अपने पुराने मित्र से गले मिलने के लिए अधीर हो रही है। कथानायक के पास सिवाय व्याकुलता के और कुछ भी नहीं था। इस समय तो केवल यादें ही उसका साथ दे रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगता था। नायक सोचता था कि वह जी भर के रोए और धरती से कहे कि शायद तू मुझे भूल गई है, मैं तो आज भी तेरा वही रूप देखने के लिए व्याकुल हूँ, जिसमें पुराने बरगद के पेड़ और खंडर नुमा एक ऐसा मैदान है जहाँ मैं और मेरा मित्र गया गुल्ली डंडा खेल रहे हों। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसमें लेखक ने बचपन की मधुर स्मृतियों को मोहक ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरा, अवतरण की शैली आत्मकथा तुल्य है। और तीसरा, भाषा सरल, रोचक और प्रभावशाली है। अब आते हैं इस कहानी के चौथे महत्वपूर्ण अंश पर, जो है बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है, जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं। क्या समझे, उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजाड़ गांव में जीना भी है और मरना भी है। अब आते हैं इस अंश के प्रसंग पे। तो यह अंश गुल्ली डंडा नामक कहानी से लिया गया है, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिसमें कथानायक की 20 साल पुरानी बचपन की स्मृतियों को पुनः तरोताज़ा किया गया है। कथानायक बचपन में जहाँ रहता था और अपने मित्र के साथ गुल्ली डंडा के खेल खेला करता था,
वहाँ 20 साल पहले उसके पिताजी थानेदार थे। जब उसके पिताजी का तबादला हो गया तो कथानायक को वह कस्बा छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा। अब वही बालक बड़ा होकर इंजीनियर बनकर आ जाता है और 20 वर्ष बाद जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में गेस्ट हाउस में आकर ठहरता है तो पुनः उसकी बचपन की स्मृतियाँ चित्रों के एल्बम की तरह एक एक करके उभरने लगती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें लेखक कहते हैं, आज जब पूरे 20 वर्ष बाद गांव वालों ने थानेदार साहब के छोटे से बच्चे को एक इंजीनियर के रूप में देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और गांव वालों की नज़र में कथानायक बहुत बड़ा आदमी बन गया। बचपन में नायक और बाल सखाओं के बीच भविष्य के संदर्भ में अनेक बातें हुआ करती थी। प्रायः बच्चे अपने आत्मविश्वास के बल पर अपनी बात को सही ठहराते थे। बच्चों में इसी आत्मविश्वास के कारण असत्य बात को भी सत्य सिद्ध करने की क्षमता होती थी, जबकि प्रौढ़ आयु में यह क्षमता नहीं होती है और व्यक्ति को सत्य में भी असत्य का भ्रम रहता है, जिसका कारण आत्मविश्वास का अभाव है। जब नायक इंजीनियर के रूप में उस कस्बे में पहुंचता है तो वहां के लोग उसे भाग्यशाली समझने लगते हैं। इसी संदर्भ में कथानायक कहता है कि वह बेचारे मुझे देखकर मानो अपने मन की स्पर्धा को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो कि तुम कितने भाग्यशाली हो जो इतने बड़े आदमी बन गए, और मानो यह भी कह रहे हो कि हमें तो इसी ग्रामीण वातावरण में अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, हम तुम्हारी तरह से ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी नहीं बिता सकते, हमें तो इसी गांव की मिट्टी में जीना है और इसी मिट्टी में मरकर विलीन हो जाना है। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की तो इसकी पहली विशेषता है, इसमें बालवय और प्रौढ़वय के चिंतन और व्यवहार के अंतर को स्पष्ट किया गया है। दूसरा, भाषा में भावानुकूल और सरसता का गुण है। दूसरा, भाषा शैली संकेतात्मक और सूत्रात्मक है। अब आते हैं इस कहानी के 5वें अंश पर, जो है गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, मेरा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। इस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रह नहीं जाता। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो यह पंक्तियाँ प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गुल्ली डंडा से ली गई है, जिसमें लेखक ने बताया है कि कथानायक आज पूरे 20 वर्ष बाद जिले का इंजीनियर बनकर उसी कस्बे में आया है जहां बचपन में वह अनेक अपने मित्रों के साथ गुल्ली डंडा खेला करता था। वहां पर आकर उसने गया को ढूंढने का प्रयास किया और वहां के लोगों के सहयोग से उसकी मुलाकात हो गई। नायक यह कहकर गया से गुल्ली डंडा खेलने का प्रस्ताव रखता है कि मुझ पर तुम्हारा बचपन के खेल का दाव बकाया है, उसे ले लो और बचपन की यादें भी ताज़ा कर लो। कथानायक के इस प्रस्ताव को गया बड़ी मुश्किल से स्वीकार करता है और दूर एकांत में वह गुल्ली डंडा खेलने चल पड़ते हैं। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर, जिसमें लेखक कहते हैं, कथानायक के द्वारा प्रस्तावित गुल्ली डंडा खेल के लिए गया बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। इस पर नायक सोचता है कि अब खेल में वह आनंद नहीं जो बचपन में हुआ करता था, क्योंकि गया तो टके भर का मजदूर मात्र है और मैं एक आला अफसर ठहरा। इस प्रकार सामाजिक
और आर्थिक प्रतिष्ठा के कारण दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। इसी क्रम में नायक सोचता है और कहता है, जिस प्रकार गया मेरे साथ खेलने में झेप रहा था, मेरे मन में भी कम झेप नहीं हो रही थी। मेरी झेप का कारण यह नहीं था कि मैं गया जैसे दलित और निम्न जाति के मजदूर के साथ खेल रहा हूँ, बल्कि इस बात से था कि लोग हमारे खेल को कहीं अजनबी खेल ना मान लें, क्योंकि आजकल गुल्ली डंडा जैसे खेल को कोई समझता ही नहीं। यह खेल तो अब पुराने ज़माने का खेल हो गया है और इसे देखने के लिए लोग भीड़ जमा ना कर लें। नायक इसे खेलने के लिए एकांत स्थान चाहता है। लेखक सोचता है कि अजनबी लोगों की भीड़ में खेल का मनचाहा आनंद नहीं मिलता। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि कथा नायक और गया के बीच यह खेल उन दिनों की पुरानी यादें ताज़ा करेगा। इसी प्रयोग से वह दूर एकांत में खेलने निकल पड़ते हैं। यदि बात की जाए इस अंश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है कथानायक के मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति दी है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा में नैसर्गिक आनंद समाप्त होने की विशेषता को स्पष्ट किया गया है। और तीसरा, भाषा सरल और भावानुकूल है। इस कहानी का छठा महत्वपूर्ण अंश है, मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच की दीवार बन गई है। मैं अब इसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, किंतु सहचार्य नहीं पा सकता हूँ। जब लड़कपन था तब कोई भेद नहीं था। यह पद पाकर केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अब अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह प्रेमचंद द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कहानी गुल्ली डंडा से लिया गया है, जिसमें कहानी नायक अपने मित्र गया के व्यवहार और उसकी मनोस्थिति के संदर्भ में सोचता है कि बचपन में गया इस खेल का कुशलतम खिलाड़ी था और अब तो वह और भी अधिक माहिर हो गया है। एक दिन पूर्व जब कथानायक ने उसके साथ खेल खेला तो गया ने अपने आप को कमज़ोर दर्शाया। वह बचपन की तरह कथानायक को पिदाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे जिताना चाहता था। और जब आज पुनः कथानायक ने गया के द्वारा खेले गए इसी खेल को देखा, तो वह खेल चमत्कारी और आश्चर्ययुक्त था। प्रस्तुत अंश में कथानायक के इन्हीं विचारों का मनोविश्लेषणात्मक चित्रण किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देते हैं। कथानायक ने अगले दिन गुल्ली डंडा खेल में अपना हुनर दर्शाने वाले गया को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसके खेल कौशल को देखकर उसे स्पष्ट लगा कि कल जब गया ने मेरे साथ यह खेल खेला तो उसमें इतना आनंद नहीं था। गया ने मेरे साथ नहीं बल्कि खेल के साथ न्याय किया था। उसने खेल को खेल की तरह नहीं खेला था। गया ने मुझे अपनी दया का पात्र समझा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि मैं इस खेल में कमज़ोर हूँ और बड़ा अफसर बन गया हूँ और वह गरीब मजदूर है। इसी कारण वह मुझ पर दया करके चुप रहा। उसकी नज़र में मैं एक बड़ा अफसर था और यही अफसरी उसके और मेरे बीच दीवार बन गई। इसी लिहाज के कारण गया मेरा लिहाज करता रहा। मैं जीतता रहा और वह हारता रहा। कथानायक सोचता है, गया कथानायक के बचपन का मित्र था, परंतु जब मैं उसे वह स्नेह भाव नहीं दे सकता हूँ जो पहले दिया करता था, क्योंकि उसकी दृष्टि मेरे प्रति बचपन के सखा जैसी नहीं रही। और यही कारण है कि मैं कभी भी अब गया का सहचार्य प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। बचपन में हमारे और उसके बीच किसी प्रकार का वर्ग व जाति भेद नहीं था, किंतु बड़ा पद
पा जाने के बाद अब मैं खेल के क्षेत्र में उसकी दया का पात्र बन गया हूँ। शायद इसलिए जब वह कल मेरे साथ खेल रहा था तो उसने मेरे साथ अपने खेल कौशल का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि जानबूझकर मुझसे हारता रहा और मुझे जिताता रहा। नायक यह भी सोचता है कि मैं आज तक गया को वर्ग और जाति की दृष्टि में छोटा समझता रहा, किंतु खेल प्रतिस्पर्धा में गया मुझे अपने बराबर भी नहीं मानता था। उसके खेल में बचपना नहीं बल्कि प्रौढ़ता आ गई, उसके व्यवहार में शिष्टता आ गई। सही मायने में गया अब मुझसे बड़ा हो गया और मैं उससे छोटा रह गया। उसका चिंतन मेरी अपेक्षा काफ़ी उच्च हो गई और मेरी सोच आज तक भी गया के प्रति छोटी बनी रही। अब आते हैं इस अंश की विशेषताओं पर। इस अंश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के नैसर्गिक संबंधों को समाप्त कर देती है। दूसरा, आचरण के आधार पर गया के व्यक्तित्व का उत्कर्ष स्पष्ट किया गया है। और तीसरा, भाषा शैली सरल व भावानुकूल है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गुल्ली डंडा के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।